तो हेलो बच्चों, कैसे आप सभी आ गए। आज हम जो है भूगोल का एक महासेशन लेके, जिसमें हम देखने वाले हैं ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिससे डायरेक्ट प्रश्न जो है कल यानी कि 20 फरवरी को जो बिहार बोर्ड के बच्चों का क्लास 10th का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें प्रश्न आएगा। तो हम देखेंगे आज ऐसे 2 नंबर और 5 नंबर प्रश्न को, जिससे जो है यानी कि प्रश्न डायरेक्ट आने वाला इस एग्ज़ाम में। तो हम देखते हैं और शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो आपके लिए कुछ होमवर्क के रूप में यह है कि आपको कमेंट में बताना है इन सारे प्रश्नों का जवाब जो है वो क्या हो जाएगा। यानी कि कोयला जो है वह किस प्रकार का संसाधन हो जाएगा, ऊर्जा स्रोत यानी कि सौर ऊर्जा जो है वह कौन सा संसाधन है, तट रेखा से कितने किलोमीटर तक का क्षेत्र आर्थिक अवर्जक क्षेत्र कहलाता है, उसके बाद जो है डाकुओं की अर्थव्यवस्था से क्या संबंध है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र राष्ट्रीय संपदा निहित है। तो आपको जो है इन 5 प्रश्नों का जवाब जो है कमेंट करके बताना है कि इस 5 प्रश्नों का जवाब जो है कि सही उत्तर क्या हो जाएगा। और आज जो है हम शुरू करते हैं इस सेशन को और देखने वाले हैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण और वीवीआई प्रश्नों को, जिससे जो है एक भी प्रश्न बाहर नहीं आने वाला है इस बार। यानी कि कल जो आप सभी का एग्जाम होगा जो क्या कहते हैं हम सामाजिक विज्ञान का, उसमें जो भूगोल का सेक्शन है उसमें से इससे एक भी प्रश्न जो आपका बाहर आने वाला नहीं है। तो आपको क्या करना है, इस पूरे क्लास को अच्छे से देखकर रिवीजन करके क्या करना है, जाना है। तो चलिए देखते हैं आज का जो है प्रश्न मेरे सामने क्या हुआ। पहला तो वो है संसाधन को परिभाषित कीजिए। यानी कि आपको जो है संसाधन को क्या करना, परिभाषित करना। इन प्रश्नों में क्या जो है उद्देश्य यही है कि हम जो है क्या करेंगे फास्ट, यानी कि बहुत ही जल्दी से ये क्या करेंगे सेशन को खींचेंगे। यानी कि हमें जो है इसमें से प्रश्नों को देखना है और उसके उत्तर को आपको क्या करना है, इसको अच्छे से घर पर एक बार अच्छे से क्या करना, देख कर जाना है जो प्रश्न आज हम आप सबके सामने लाए हैं। तो संसाधन को परिभाषित करें, यानी कि पर्यावरण में उपलब्ध हुए सभी संसाधन जो मानवीय आवश्यकताओं को क्या करता हो, पूरी करता हो, वो सभी क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। और इसके अंतर्गत जो है प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार के संसाधन आते हैं। उसके बाद जो है सतत विकास, यानी कि सतत विकास जो है इसका अर्थ होता है कि भविष्य की आवश्यकताओं को भी क्या करना, ध्यान में रखना है और वर्तमान समय में संसाधन का क्या करना है, इस प्रकार से हमें उपयोग करना है कि आने वाली पीढ़ी को भी क्या हो, उस संसाधन का पर्याप्त लाभ जो है वो उठा सके। सतत विकास है, तो इस प्रकार से आपको देखना है। उसके बाद देखना है क्या कि मृदा संरक्षण के कोई 2 उपाय बताएं, कि बताना है आप लोगों को मृदा संरक्षण जो है इसका 2 उपाय क्या हो जाएगा। यहाँ जो है पर्वतीय क्षेत्र में जो है सीढ़ी नुमा कृषि कार्य करना है। उसके बाद जो है मरुस्थलीय क्षेत्रों में क्या करना, पट्टिका कृषि करना है। तो इसके यानी कि इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। तो आपको इन सभी प्रश्नों को क्या करना है, अच्छे से ध्यान देना है। अगला प्रश्न है जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों का नाम लिखें। यानी कि आपको बताना है जलोढ़ मृदा जो है इनका विस्तार किन किन राज्यों में है। तो आपको क्या करना है, हम जल्दी में बता रहे हैं लेकिन आपको जो है वीडियो रोककर एक बार अच्छे से इन सभी को क्या करना है, पढ़ लेना है, ताकि आपका एग्जाम जो है काफ़ी बेहतर हो। तो उसके बाद जो अगला प्रश्न है मेरे सामने, खादर और बांगर में अंतर स्पष्ट करें। कि आपको बताना है यह जो है खादर और बांगर में जो है वह क्या अंतर हो जाएगा। आपको क्या बताना है बच्चों, खादर और बांगर में अंतर क्या हो जाएगा। तो खादर और बांगर में अंतर यही होता है मेन कि जो खादर मृदा होती है ना वह नवीन जलोढ़ मृदा होती है, और जो बांगर मृदा होती है क्या होती है, पुरानी जलोढ़ मृदा होती है। यानी कि खादर मृदा का मिट्टी कैसा रहेगा, महीन रहेगा, और जो है ये जलोढ़ यानी कि बांगर मृदा जो हो जाएगा इसके मृदा हम कंकर पत्थर में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो अगला प्रश्न है क्या, पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में, यानी कि हमें बताना है पवन अपर्दन जो है, पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में कौन सी कृषि पद्धति जो है क्या होती है, अच्छी मानी जाती है। पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में क्या हो जाएगा, कौन सा कृषि पद्धति जो है वह अच्छा माना जाएगा, हमें ये बताना है। तो पट्टिका कृषि क्या होती है, पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में जो बच्चों हुआ सबसे बेहतर मानी जाती है। यानी कि जब हम क्या करते हैं खेतों के बीच में पट्टिका कृषि, यानी कि पट्टी के रूप में क्या करते हैं हम, जब फसल को बोते हैं तो उससे क्या होता है कि जो हवा जो होती है ना वो मृदा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करती है, यानी कि हवा के माध्यम से विस्थापित कर देती है। तो हमें क्या होता है, इससे बचाव हो जाता है, ताकि खेतों के मिट्टी का क्या होता है, अपर्दन नहीं होता और हमारे खेत में जो है यानी कि वो सुरक्षित रहता है। तो इस प्रकार से पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में क्या करना है, तो पट्टिका कृषि हमें करना होता है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा रुकते हैं और देखते हैं क्या दिक्कत हो गया है इसमें। अरे भाई क्या हो गया, क्या हो गया यार, पेयरिंग टू एक्सपोर्ट यहाँ पर ये, हाँ
और हमें देखना है अब अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं? ये बहुत ही ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी कि बहुउद्देशीय परियोजना, और इसके पूछने का जो है काफ़ी ज़्यादा चांस है। तो वैसी नदी घाटी परियोजना जिससे एक साथ कई उद्देश्यों की क्या होती है, पूर्ति होती हो, बहुउद्देशीय परियोजना कहलाती है। जब हम बांधों पर, जब नदियों पर क्या किया जाए, बांध बनाया जाता है, तो वहाँ पर जो है पर्यटन का बढ़ावा मिलता है, मत्स्य क्षेत्र का यहाँ क्या होता है, यानी कि क्षेत्र बढ़ता है, यानी कि मछली पालन अच्छे से हो सकता है। उसके बाद जो है बांध के पीछे जो पानी रुका हुआ है, तो उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, नहर बनाकर सूखे क्षेत्रों तक पानी ले जा सकते हैं, ताकि कृषि कार्य क्या हो, अच्छे से होते। इन सभी चीज़ों को होने से ही हम क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना। किसे? नदी घाटी परियोजना को हम क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, जल संकट क्या है? जल की मांग तुलना में कम, यानी कि जितना जल की मांग हो और उसकी तुलना में क्या हो जाए, जल कम उपलब्ध हो, यही क्या है, जल संकट है। तो हमें इसे ध्यान में रखना। अंतर्राज्यीय जल विवाद, जब एक नदी का विस्तार 2 राज्यों में हो या 2 से अधिक, यानी कि 3 राज्यों में, 4 राज्यों में भी हो सकता है, और इस नदी जल के बंटवारे के लिए 2 राज्यों के बीच आपस में जो विवाद उत्पन्न होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, अंतर्राज्यीय जल विवाद कहते हैं। और इसका एक अच्छा उदाहरण क्या है, कर्नाटक तमिलनाडु के बीच में कावेरी नदी जल विवाद। आपको क्या करना है, ये ध्यान में रखना है। वन्य जीवों के ह्रास के 2 मुख्य कारण बताना है। तो वनों की अंधाधुंध कटाई ये हो जाएगा, उसके बाद वन्य जीवों का अवैध शिकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे सामने, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, हमें बताना। चिपको आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, पेड़ों को कटने से बचाना। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना और अच्छे से सभी को देख कर जाना। रेड डाटा बुक क्या है? तो रेड डाटा बुक बच्चों ये है कि रेड डाटा बुक कहने का तो यह वैसी पुस्तक है जिसमें विलुप्त हो रहे और संकटग्रस्त जीव जंतुओं का क्या है, नाम उसमें लिखा हुआ है, यानी कि संकटग्रस्त जीव जंतुओं की एक सूची है। इसी को हम क्या कहते हैं, रेड डाटा बुक कहते हैं। तो इस प्रकार देखते हैं मेरा अगला प्रश्न अब क्या है, आगे हमसे कह रहा है क्या, खनिजों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? हमें बताना है खनिज जो है उसका संरक्षण क्यों करना है, क्योंकि खनिज जो है वह अनवीकरणीय संसाधन है और उसका सीमित भंडारण है, यानी कि हम उसका एक बार उपयोग कर लेंगे तो दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता, यानी कि वो खत्म हो जाता है। तो इसीलिए संसाधन का हमें क्या करना है, संरक्षण करना है, क्योंकि संसाधन जो है वह समाप्य संसाधन है। खनिज संसाधन जो कैसा है, वो समाप्य है, वो खत्म हो जाता है। धात्विक और अधात्विक, हमें बताना है धात्विक और अधात्विक खनिज में अंतर क्या हो जाएगा। धात्विक खनिज को गलाने पर क्या प्राप्त होता है, हमें धातु प्राप्त होता है, और अधात्विक खनिज को गलाने पर जो हमें खनिज, यानी कि उससे खनिज, यानी कि खनिज का क्या होता है, निष्कर्षण होता है, हम निकालते हैं, जैसे अभ्रक हो गया। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। लौह और अलौह खनिज में अंतर क्या है? तो जिन खनिजों में लोहे का अंश होता है वह क्या है, लौह खनिज है। जिनमें लोहे का अंश न के बराबर या कम मात्रा में, तो उसे हम क्या कहते हैं, अलौह खनिज कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा बच्चों, तांबा हो जाएगा। आपको इस सभी प्रश्नों को अच्छे से क्या करना, देकर जाना है, कंफर्म आएगा, और इससे एक भी प्रश्न जो है वह बाहर नहीं आने वाला है। अभ्रक का उपयोग बताइए। तो अभ्रक का उपयोग मुख्य रूप से विद्युत उपकरण में किया जाता है। ये विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है, यानी कि अपने से करंट को बाहर नहीं जाने देता है। तो अगला प्रश्न है चूना पत्थर। चूना पत्थर की बताना उपयोगिता क्या था। चूना पत्थर जो हुआ सीमेंट उद्योग के लिए क्या होता है, उपयोग होता है। सीमेंट उद्योग जो है, सीमेंट उद्योग का ये क्या, एक कच्चा और प्रमुख माल है। तो सीमेंट उद्योग का ये क्या हो जाएगा, कच्चा माल हो जाएगा। तो इस प्रकार से चूना पत्थर का उपयोग कहाँ हो जाएगा बच्चों, सीमेंट उद्योग में हो जाएगा। सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है बताना है। तो फोटोवोल्टेइक सेलों के मध्य जो है माध्यम से क्या होता है, सूर्य की किरणों को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया। इनके सूर्य के प्रकाश से जो ऊर्जा हमें मिलती है किससे, तो सोलर प्लेट के माध्यम से हम बैटरियों में क्या करते हैं, हम स्टोर करते हैं सौर ऊर्जा है। तो आपको ध्यान रखना है ये। बायोगैस यानी कि कृषि अपशिष्ट हो जाएगा, पशुओं के गोबर हो जाएगा, मानव मल हो जाएगा, इन सभी के सड़ने गलने से जो क्या होता हो, गैस उत्पन्न होता है। उसी गैस को हम बायोगैस कहते हैं। इसी को गोबर गैस के नाम से भी जाना जाता है। कोयले के विभिन्न प्रकार के बारे में बताइए। एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोयला है, उसके बाद बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट हो जाएगा। आपको ये सभी क्या करना है, अच्छे से देख कर जाना है, एकदम कन्फर्म प्रश्न आएगा तो आएगा यहाँ से। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाली वस्तु का नाम बताना है आप सभी को। तो क्या हो जाएगा बच्चों, गैसोलीन, डीजल, केरोसिन, स्नेहक, मोम, प्लास्टिक, ये सभी क्या हो जाएंगे, अब इसके उत्पाद हो जाएंगे। किसके, तो पेट्रोलियम के। मोनाजाइट भारत में, तो ये केरल के तटवर्ती इलाकों में पाई जाती है, बालुई क्षेत्र में यहाँ पर सबसे अधिक है। कहाँ पर मोनाजाइट अधिक हो जाएगा बच्चों, केरल हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत परमाणु शक्ति के लिए किन किन खनिजों का, इनकी परमाणु शक्ति के लिए किन किन खनिजों की क्या होती है, आवश्यकता होती है बताना। सबसे प्रमुख क्या हो जाएगा बच्चों, यूरेनियम हो जाएगा, थोरियम हो जाएगा, बेरिलियम हो जाएगा और इल्मेनाइट हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना है सारे बातों को।
संसाधन के अत्यधिक दोहन से उत्पन्न समस्याओं को लिखे। यानी कि संसाधन के अत्यधिक दोहन से समस्या क्या है, तो ग्लोबल वार्मिंग जो है यह एक वैश्विक समस्या है जो हर देश के यह क्या करेगा, प्रभावित करेगा। तो आपको ध्यान में रखना है भूमंडलीय तापन, इसी को क्या कहेंगे, ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। ओजोन परत का क्या हो रहा है, क्षय हो रहा है। प्रदूषण, पारिस्थितिकी असंतुलन हमें देखने को मिला, जिस कारण से कभी सूखा, बाढ़ और अतिवृष्टि, तो ये सारी चीज़ हमें क्या होता है, देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, वर्षा जल के संचयन के क्या लाभ है, यानी कि वर्षा जल का संचयन क्यों करे। तो सबसे प्रमुख है कि जो है ये क्या कर रहा है, धरती के अंदर जो जल है ना उसको क्या करे, लेवल के हमेशा बनाए रखता है, यानी कि भूजल स्तर में क्या करेगा, ये वृद्धि करेगा। और जल संकट जो आ रही है उससे हमें निजात मिल सकता है, यानी कि जगह जगह हमें सुखाड़ की समस्या देखने को मिलती है, तो उससे क्या किया जा सकता है, बचा जा सकता है। मृदा अपरदन भी क्या हो जाएगा, इससे कम हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इन सारे प्रश्नों को ध्यान रखना है। अगला है बच्चों, संभावी एवं संचित कोश संसाधन में अंतर स्पष्ट करेंगे। आपको बताना है संभावी संसाधन और संचित कोश संसाधन क्या है, तो आपको इसे भी क्या करना है, ध्यान में रखना है और इसे भी देख कर जाना है। तो एक बार क्या कर सकते हैं आप, इस वीडियो को रोककर आप इस सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ के जा सकते हैं। तो ये है लिखा हुआ वे संसाधन जो किसी क्षेत्र में मौजूद हो लेकिन उसका उपयोग अभी शुरू नहीं हुआ हो, यानी कि क्षेत्र में क्या हो, मौजूद हो लेकिन अभी हम उसका क्या नहीं कर, उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे संसाधन संभावी संसाधन कहलाते हैं। संचित कोश संसाधन वह संसाधन भंडार का ही एक हिस्सा है जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है लेकिन अभी इसका उपयोग नहीं हो रहा, यानी कि जो संचित कोश संसाधन यह भंडार संसाधन का क्या एक उदाहरण है। और इसका जो है यानी कि आने वाले समय में अत्यधिक मात्रा में यानी कि तकनीक का जो है और अच्छे से क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा, तो इसका हम और व्यापक रूप से क्या कर सकते हैं, इस संसाधनों का हम अपने लिए उपयोग कर सकते हैं, मानव अपने लाभ के लिए क्या कर सकते हैं, इसे उपयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता के लिए बताना है संसाधन का संरक्षण हमें क्यों करना चाहिए। तो आने वाले भविष्य के लिए तो करना है ना, तो क्या हो जाएगा, तो पीढ़ियों यानी कि आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन को सुरक्षित करना है। पर्यावरण प्रदूषण और पारिस्थितिक असंतुलन जो उत्पन्न हो रहा है इस पृथ्वी पर, तो इससे बचने के लिए हमें संसाधनों का संरक्षण करना है। उसका संसाधनों के अंधाधुंध दोहन से बचना ताकि भविष्य में आर्थिक संकट न हो। तो संसाधन का अत्यधिक दोहन करने से भी बचना है ताकि भविष्य में क्या हो, आर्थिक संकटों का हमें जो है सामना नहीं करना पड़े। अगला प्रश्न है, संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है, यानी कि तकनीक ही है जो किसी भी पदार्थ को क्या कर रहा है, वह संसाधन के रूप में बदल रहा है, यानी कि मनुष्य के उपयोगी, मनुष्य के लिए क्या कर रहा है, उसे उपयोगी बना रहा है। तो इसलिए जो है संसाधन यानी कि तकनीक जो होता है क्या होता है, वह संसाधन को जो है निर्माण में कह सकते हैं, यानी कि संसाधन को जो है अत्यधिक उत्कृष्ट करने में क्या कर रहा है, वो सहायक है। जैसे नदी में जल है तो उसका पीने के लिए उपयोग हो रहा है, लेकिन तकनीक के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, उसी नदी जल से जो है बिजली भी उत्पादन कर रहे हैं। यहाँ तकनीक क्या कर रहा है, हमारी यानी कि मनुष्यों को बहुत बड़ा मदद कर रहा है, किसके लिए, बिजली के उत्पादन के लिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि तकनीक के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, संसाधनों का और अच्छे से उपयोग कर रहे हैं। इसलिए जो है तकनीक का अहम भूमिका हो जाएगा किसके, संसाधन निर्माण में। अगला प्रश्न है, आगे जो है अब यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शुरू हो रहा था। हम देखेंगे यहाँ पर कुल 12 ऐसे 5 अंक के प्रश्न को, जिससे डायरेक्ट जो है प्रश्न का आने वाला है बिहार बोर्ड के एग्जाम में। और इसके बाद जो है कुछ और ऐसे प्रश्न हैं जो कितने 2 अंक स्तरीय हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे उसे भी हम देखेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, कुछ 2 अंक स्तरीय प्रश्न देखें और हम क्या देखेंगे अब कुछ 5 जो है 5 अंक स्तरीय प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं। संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या करें, कि हमें बताना है संसाधन के विकास में जो है सतत विकास की क्या अवधारणा है। तो आपको क्या करना है, इन सारे बिंदुओं को जो है पढ़ के जाना है। यदि आप इन सारे बिंदुओं को क्या करते हैं, देख कर जाते हैं, तो वहाँ पर आपको लिखने में क्या होगी, सुविधा, इनका आपका कलम रुकेगा नहीं। यदि आपके दिमाग में ये सारी बातें रहेगी तो आप वहाँ पर अच्छे से प्रश्नों को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो एक बार इन्हें क्या करना है, देख कर जाना है। सतत विकास यानी कि आने वाली भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रखना और फिर वर्तमान समय में संसाधन का उपयोग करना सतत विकास है। मुख्य बिंदु, इसका विवेकपूर्ण क्या करना है, उपयोग करना है और पर्यावरण को ये क्या करता है, सुरक्षा भी देगा। समानता भी हमें रखना है कि संसाधन का समानता यानी कि समान रूप से क्या हो, जो है उसका बंटवारा हो। उसके बाद भविष्य की चिंता भी करना है, यानी कि आने वाले भविष्य के लिए हमें देखना है कि जो आने वाला भविष्य है उन्हें भी क्या करना है, संसाधनों का उपयोग करना है अपने जीवन को अच्छे से चलाने के लिए। इसलिए उनके लिए भी हमें क्या करना है, संसाधन को बचा के रखना है। अगला प्रश्न है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विविध
स्वरूपों का वर्णन करिए। संसाधन 4 प्रकार के हो जाएंगे, यानी कि किसके आधार पर, तो स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने हो जाएंगे, तो 4 प्रकार के हो जाएंगे। आपको ध्यान में ये रखना है। क्या क्या, स्वामित्व यानी कि मालिकाना हक, व्यक्तिगत संसाधन हो जाएगा, उसके बाद सामुदायिक संसाधन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन हो जाएगा। तो आपको इन सभी प्रश्नों को क्या करना है, ध्यान में रखना है। व्यक्तिगत संसाधन जो उस पर किसी एक खास व्यक्ति का अधिकार हो, सामुदायिक संसाधन समुदाय का क्या हो, अधिकार हो पूरे समाज का, राष्ट्रीय संसाधन तो देश के अंदर जितने भी व्यक्ति हैं, देश के अंदर उपलब्ध सभी संसाधन क्या हो जाएंगे, राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन यानी कि जो 12 नॉटिकल मील का जो क्षेत्र है, यानी कि समुद्र में उससे बाहर की ओर जितने भी खुला महासागरीय क्षेत्र हो जाएगा, उसी को हम क्या कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। तो आपको ये ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, संसाधन संरक्षण पे क्या करना है, आपको निबंध लिख के जाना है। यानी कि आपको जो है संसाधन संरक्षण पे क्या करना है, निबंध लिखना है। संसाधन प्रकृति द्वारा दिया गया क्या है, ये अनमोल उपहार है। तो इन सभी बिंदुओं को आप क्या करना है, ध्यान में रखना है। फिर आपको इस संसाधन के महत्व को बताना है। तो महत्व में हो जाएगा क्या, भावी पीढ़ियां निकालने वाले भविष्य को हमेशा ध्यान में रखना है आपको। पारिस्थितिक असंतुलन यानी कि पारिस्थितिक असंतुलन जो उत्पन्न हो रही है उसको भी ध्यान में रखना है, तो इसके बारे में कुछ लिख देना है। और आर्थिक विकास के बारे में भी क्या करना है, वहाँ पर व्याख्या कर देना, ताकि आपको नंबर जो है बेहतर मिले। अगला प्रश्न हो जाएगा बच्चों, भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मिट्टियों के बारे में बताएं। यानी कि जलोढ़ मृदा हो जाएगा, काली, लाल और पीली मृदा, लेटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा। तो इस प्रकार से इतने सारे क्या हो जाएंगे, मृदा हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इन सारी मृदाओं के बारे में भी 4-5 पॉइंट क्या करना है, यहाँ पर इंगित कर देना, इनकी लिख देना, ताकि आपको नंबर जो है अच्छा दिया जाए। और एक भी नंबर जो है एग्जामिनर वहाँ पर वो नंबर देने वाले व्यक्ति काट नहीं सकता। क्यों, क्योंकि आपने इतना बेहतर से क्या करके रखे होंगे, अपना यानी कि उत्तर वहाँ पर लिख कर रखे होंगे। इसलिए जो है आपको इन सारे पॉइंट को क्या करना है, ध्यान में रखना है और वहाँ लिख के आना है। अगला प्रश्न है, जल संसाधन के कार्य। तो कृषि कार्य में हो जाएगा, घरेलू कार्य में उपयोग हो जाएगा, औद्योगिक हो जाएगा, वितरण यानी कि बताना है। तो जल का वितरण किस प्रकार से है, तो उत्तर भारत में तो जल का क्या वितरण अच्छे से, लेकिन दक्षिण भारत में क्या है, जल का वितरण ठीक नहीं है। क्योंकि दक्षिण भारत की जो नदियाँ होती है वह मौसमी होती है। मौसम में क्या होता है, उसके नदियों में पानी अत्यधिक मात्रा में रहता है, बेमौसम पानी वहाँ पर नहीं होता। लेकिन उत्तर भारत की नदियाँ बारहमासी है। बारहमासी यहाँ की नदियों में क्या होता है, जल लबालब भरा हुआ होता है। तो जिस कारण से जल का क्या है, भारत में असमान वितरण है। तो यानी कि जल का असमान वितरण हमें देखने को मिलता है। इन सारे पॉइंटों को आपको क्या करना, ध्यान में रखना और वहाँ पर अच्छे से विस्तार में थोड़ा और वहाँ पर लिख देना है। अगला प्रश्न है, वन के पर्यावरणीय महत्व। वन के पर्यावरणीय महत्व का क्या करना है, वर्णन करना है। यानी कि वन का क्या महत्व हो जाएगा, तो ऑक्सीजन का स्रोत है। वन क्या है, ऑक्सीजन का एक अच्छा स्रोत है। उसके बाद वर्षा में भी क्या है, यदि वन ना हो तो बारिश होना भी क्या हो जाएगा, दुर्लभ हो जाएगा। तो वर्षा में भी वन क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। उसके बाद मृदा प्रदान, यानी कि जो वन है उसकी जड़ें मिट्टी को जो है वो कस के पकड़ के रखती है, ताकि मृदा का क्या अपरदन ना हो। तो इसके लिए ज़रूरी है। तापमान पर भी क्या होता है, नियंत्रण होता है। उसके बाद वन्य जीवों का ये क्या आवासनिक घर है, किसके लिए, तो वन्य जीवों का ये आवासनिक घर हो जाएगा। तो आपको इन सारी बातों को अच्छे से ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव की चर्चा करें। यानी कि सकारात्मक प्रभाव भी बताना है आपको और नकारात्मक प्रभाव, यानी कि दोनों बताना है कि क्या क्या हो जाएगा। यानी कि सकारात्मक प्रभाव में जो है भारतीय कृषकों को नई तकनीकें हो गए, उन्नत किस्म के बीज और अच्छे यानी कि खाद क्या हो गए, उपलब्ध हो गए। उसके बाद नकारात्मक प्रभाव यही है कि जो विदेशों से जो है यानी कि कृषि उत्पाद यानी कि सस्ते दर पर कहाँ भारत आ रही है, जिस कारण से यहाँ के किसानों को नुकसान होता है। तो इस प्रकार से आपको सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं पर क्या करना, अच्छे से चर्चा कर लेना है। इस प्रकार से अगला प्रश्न है, परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में क्या करना है, आपको अंतर बताना है। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत हो जाएगा और गैर परंपरागत। यानी कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो होती है वह एक प्रकार का क्या होता है, समाप्य संसाधन होता है। और ये कैसा होता है, सीमित संसाधन, यानी कि इसका जो मात्रा है और उतना इसमें क्या हो सकता है, वृद्धि नहीं हो सकता। उसके बाद पर्यावरण पर प्रभाव, यानी कि इससे जो है हानिकारक गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सारे गैसों का उत्पादन होता है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या है, उत्तरदायी है। तो आपको जो है इनके प्रभाव के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद लागत, इसका दोहन और उपयोग जो है संतुलन रूप से, यानी कि क्या असामान्य, यानी कि इसका जो
जो है उपयोग भी क्या हो रहा है कि काफ़ी कम है। उसके इसके जो प्रमुख उदाहरण हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, तो कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा। यानी कि जो यहाँ पर हो जाएगा कोयला, पेट्रोलियम, ये जो है यानी कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत के क्या हो जाएंगे, उदाहरण हो जाएंगे। तो आपको ध्यान में रखना। उसके बाद जो है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत हो जाएगा तो ये अक्षय होता है, यानी कि कभी समाप्त होने वाला संसाधन नहीं। ये कैसा है, तो असीमित उपलब्ध, यानी कि कितना भी यूज करिए कभी खत्म होने वाला नहीं है। और ये क्या है, पर्यावरण के लिए अनुकूल है, यानी कि इसे एक प्रकार से स्वच्छ ऊर्जा भी कहते हैं, क्योंकि इससे पर्यावरण प्रदूषित यानी कि दूषित नहीं होती है। भविष्य का ये कैसा विकल्प है, यानी कि आने वाले भविष्य में जो है परंपरागत ऊर्जा स्रोत तो वो क्या हो सकता है, समाप्त हो सकता है, लेकिन गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो वो समाप्त नहीं होंगे। प्रमुख उदाहरण क्या हो जाएंगे, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और बायोगैस ऊर्जा। ये इसके क्या है, प्रमुख उदाहरण है। आपको क्या करना है, इन्हें ध्यान में रखना है। तो अगला प्रश्न है, लोहा आधुनिक सभ्यता की धुरी है, कैसे व्याख्या करें। इनकी बताना है लोहा जो है वो आधुनिक सभ्यता की रीढ़ किस प्रकार से है, तो उद्योगों की जननी कहते हैं। कि लोहा जो क्या है, उद्योगों की जननी है। बिना लोहा को जो है हम उद्योगों का विकास जो है संभव नहीं है। यानी कि लोहा से क्या बनेगा, सारे मशीनों का निर्माण होगा, सभी मशीनों में किसका, लोहा का यूज होगा, उसका ढांचा जो है वो लोहा से बनेगा। इसलिए लोहा जो है उद्योगों की जननी है। ये क्या आधारभूत ढांचा है, यानी कि हवाई जहाज, रेलगाड़ी, पुल हो गया, गगनचुंबी इमारतें, इन सभी में लोहा का उपयोग हो जाएगा। मशीनरीकरण हो गया, इसमें भी क्या होगा, लोहा का उपयोग हो जाएगा। कागज़, कपड़ा, चीनी उद्योग, जितने भी मिल होंगे उन सभी में लोहा का यूज हो जाएगा। कृषि यंत्र, जितने भी कृषि यंत्र जैसे ट्रैक्टर, हल हो गया, अन्य उपकरण, इन सभी में क्या होगा, लोहा का यूज हो जाएगा। परिवहन के रूप में बस, ट्रक आदि, कार, जहाज, इन सभी के रूप में क्या होता है, इनका मुख्य ढांचा जो है वह लोहा का ही बना होता है। यानी कि वर्तमान युग की प्रगति किस पर, लोहा पर ही टिका हुआ। इसलिए हम क्या कहेंगे, लोहा जो है वो आधुनिक सभ्यता की क्या है, रीढ़ है। अगला प्रश्न हो जाएगा बच्चों, भारत में कोयले के वितरण और उत्पादन पर जो आपको प्रकाश डालना है। बताना भारत में जो कोयला का वितरण किस प्रकार से है। तो भारत में जो सबसे अधिक कोयला प्राप्त होता है कहाँ से, गोंडवाना समूह से प्राप्त हो रहा है, जिसका क्षेत्र जो हम देखें तो झारखंड में, झारखंड जो है सबसे नंबर 1 कोयले का क्या है, उत्पादक राज्य है। और यहाँ पर जो है झरिया, बोकारो, धनबाद हो गया, ऐसे क्षेत्र यहाँ पर जो है प्रसिद्ध हैं। उसके बाद जो है छत्तीसगढ़, यहाँ सबसे बड़ा क्षेत्र जो है वह कोरबा है छत्तीसगढ़ में। ओडिशा का तलचर जो है वह कोयला क्षेत्र के लिए क्या है, काफ़ी प्रसिद्ध है। उसके बाद जो है पश्चिम बंगाल, यहाँ का रानीगंज जो है भारत का ये क्या है, तो सबसे पुराना जो है कोयला क्षेत्र है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि बिजली का अधिकांश हिस्सा किससे, कोयला से, यानी कि 70% बिजली भारत में अभी भी किससे है, तो जो है वह कोयला से ही प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए कोयला जो है ये भारत के लिए क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण, कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी क्या है, महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, ये भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हो जाएगा, संसाधन के विकास में तकनीक और मानव की भूमिका का क्या करना है, आपको वर्णन करना है। कि मानव की भूमिका को भी वर्णन करना है और इसमें तकनीक की भूमिका को क्या करना है, वर्णन करना है। किसके, तो संसाधन के विकास में। आपको बताना है संसाधन के विकास में मानव और तकनीक की क्या भूमिका हो सकती है। तो इस प्रकार से अगला प्रश्न है, क्या वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सरकारी प्रयासों का वर्णन करें। यानी कि आपको बताना है जो वन्य जीव जो है उनके संरक्षण के लिए क्या सरकारी प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे कानूनी प्रावधान है, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू किया गया, जिसके तहत जो है शिकार को कानूनी रूप से क्या किया गया, अपराध घोषित किया गया, यानी कि आप शिकार नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो है राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य के जीवों को उसके प्राकृतिक आवास में क्या करना, उनका संरक्षण करना, देखभाल करना, वही क्या है, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये भी क्या करना है, ध्यान में रखना है। विशिष्ट परियोजनाएं, तो कुछ परियोजनाएं चलाई जा रही है, जैसे हो जाएगा टाइगर प्रोजेक्ट 1973। इसके तहत जो है इनकी बाघों को क्या किया जा रहा है, संरक्षण दिया जा रहा है ताकि उनकी संख्या को बढ़ाया जा सके। जैव मंडल निश्चय, यानी कि यहाँ जो है भारत में कितने, कुल 18 जैव मंडल निश्चय है, जिससे जो जहाँ पर जो है जीव जंतुओं का संरक्षण किया जा रहा है। रेड डाटा बुक, इसके अंतर्गत वैसे जीव जंतुओं का नाम सूचीबद्ध किया गया जो क्या हो रहे, विलुप्त हो रहे, ताकि उन पर विशेष रूप से क्या किया जाए, ध्यान दिया जा सके। तो इन सारे प्रश्नों को क्या करना है, आपको अच्छे से देख कर जाना है, क्योंकि ये सभी जो है जो अभी 12 प्रश्न किया गया है वो क्या है, 5 अंक स्तरीय है। यानी कि हम कुल पहले जो है 30 जो है 2 अंक स्तरीय देख चुके हैं, 12 प्रश्न जो है हम 5 अंक स्तरीय देख लिए। तो इस प्रकार से कितना हो गया, 42 प्रश्न हो गया। आगे हम देखते हैं कुछ और मेरे पास जो है क्या है, 2 अंक स्तरीय प्रश्न है, जिनको देखकर हमें क्या करना है, जाना है। तो यहाँ पर जो है बच्चों वो हो जाएगा नकदी फसल और खाद्य फसल में हमें बताना है अंतर, इनकी मुख्य अंतर नकदी और
खाद्य फसल में क्या हो जाएगा, तो ये फसल जो मुख्य रूप से क्या हो, खाने योग्य है, जैसे क्या चावल गेहूं मक्का हो जाता है। इनका उदाहरण भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, तो वहाँ पर उदाहरण लिखना क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगला प्रश्न हो जाएगा नकदी या व्यापारिक फसल, वह फसल जिन्हें किसान क्या करे, तुरंत मार्केट यानी बाजार में बेच दे और जिससे नगद क्या हो, पैसा प्राप्त हो जाए, नकदी फसल है। जैसे क्या हो जाएगा, गन्ना, कपास, तंबाकू, जूट, इन सभी को किसान के द्वारा क्या किया जाता है, तुरंत जो है खेत से आने के बाद यानी कि मार्केट में बाजार में बेच दिया जाता है। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, यानी कि 1960 के दशक में आधुनिक कृषि तकनीकों और उन्नत बीजों, उर्वरक और सिंचाई के साधनों के प्रयोग से जो है अनाज के उत्पादन विशेषकर गेहूँ और चावल में क्या किया गया, भारी वृद्धि की गई थी। यही क्या है, हरित क्रांति। और भारत में इसके जनक किन्हें, तो MS स्वामीनाथन को माना जाता है। तो आपको क्या करना है, हरित क्रांति जो है ये ध्यान में रखना है, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके कल के एग्जाम को क्या कर सकता है, बेहतर कर सकता है। तो आपको एक भी प्रश्न क्या करना है, स्किप नहीं करना है, सभी को अच्छे से देख कर जाना है, क्योंकि सभी क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है भारतीय कृषि की 2 मुख्य विशेषताएं बताए। तो ये भारतीय कृषि जो है वह किस पर, तो मुख्यतः मानसून पर क्या है, निर्भर करती है। उसके बाद यह खाद्यान्नों की यहाँ पर क्या प्रधानता है। तो अगला प्रश्न है गहन आजीविका कृषि क्या हो जाएगा, गहन आजीविका कृषि, यह कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। इनमें अधिक उत्पादन के लिए रासायनिक उर्वरक, सिंचाई और मानव श्रम का क्या किया जाता है, भरपूर प्रयोग किया जाता है। यानी वैसे क्षेत्र जहाँ पर क्या हो, जनसंख्या का अधिक दबाव हो, ताकि जनसंख्या का अधिक दबाव यानी कि अत्यधिक जनसंख्या होने से वहाँ के किसानों पर ये प्रेशर होता है कि आप क्या करिए, अत्यधिक मात्रा में फसलों का उत्पादन करें, ताकि इस पूरी जनसंख्या का क्या किया जा सके, पेट यानी कि भरण किया जा सके, जो क्या है गहन आजीविका कृषि है एक प्रकार से। आगे है बच्चों व्यापारिक कृषि और निर्वहन कृषि में क्या अंतर है। तो निर्वहन कृषि मतलब जब किसान केवल अपने परिवार के भरण पोषण के लिए क्या करता हो, कृषि करता हो, तकनीक जो है वो पुराना ही होता हो, यानी कि उसमें कोई नया इनोवेशन नहीं होता है, यानी कि निर्वहन कृषि कहलाता है, जो भरण पोषण के लिए सिर्फ हो। व्यापारिक कृषि या बड़े पैमाने पर किया जाता है और इसमें क्या लाभ को प्राथमिकता दिया जाता है, यानी कि किस प्रकार से हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, लाभ कमा सकते हैं। और इसके अंतर्गत जो है अत्याधुनिक मशीनों का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है और लाभ को विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है, लाभों को। अगला प्रश्न हो जाएगा बच्चों क्या, कृषि यानी कि शुष्क कृषि और आर्द्र कृषि में अंतर बताना क्या हो जाएगा। शुष्क कृषि जहां वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से क्या हो कम, यानी कि नमी बचाने वाले क्षेत्र, यानी कि जहां पर जो है बारिश क्या होता हो, कम होता हो, यानी कि सूखा प्रदेश हो, ऐसे प्रदेश में जो कृषि होती है उसे हम क्या कहते हैं, शुष्क कृषि कहते हैं। और ऐसे फसलों का यहाँ उत्पादन किया जाता है जिसमें पानी की क्या हो, आवश्यकता जो है वह कम हो, जैसे हो गया बाजरा और रागी। आर्द्र कृषि जहाँ वर्षा क्या होता हो, अत्यधिक मात्रा में होता हो, तो आर्द्र कृषि है। तो अब यहाँ पर जो फसल भी क्या होगा, कुछ इसी प्रकार का उत्पादित होगा, जैसे चावल हो गया, जूट हो गया, इन सभी में जल की क्या होती है, अत्यधिक आवश्यकता होती है। चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का क्या करें, उल्लेख करें। तो 25 डिग्री सेल्सियस अधिक क्या चाहिए, से तापमान चाहिए। उसके बाद 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए, और उसके बाद गहरी जलोढ़ और चिकनी मिट्टी चाहिए, और पानी क्या हो यहाँ पर होने की पानी की मात्रा भी नहीं क्या चाहिए, अधिक चाहिए। तो ये हो जाएगा चावल का क्या, यानी कि चावल की खेती के लिए ये कुछ भौगोलिक दशाएं हो जाएंगे जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। दलहन फसलों के महत्व को लिखिए। ये फसलें शाकाहारी भोजन में प्रोटीन का मुख्य क्या है, स्रोत है। दालों की जड़ें मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर उसकी उर्वरकता को क्या करती है, बढ़ा देती है। यानी कि दलहनी जो फसल होता है वो क्या होता है, यानी कि प्रोटीन का एक अच्छा क्या है, स्रोत है। और यह जो है दलहनी फसल जो है वह इसकी जो जड़ें होती हैं वह नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या करती है, वह भाग लेती है, ताकि मिट्टी के जो उर्वरा शक्ति वह काफ़ी बढ़ जाती है। तो इससे भी आपको क्या करना, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हो जाएगा बच्चों, खनिज किसे कहते हैं। इनके प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वे पदार्थ जिनकी एक निश्चित आंतरिक संरचना और रासायनिक गुण होते हैं, खनिज कहलाते हैं। ये पृथ्वी की ऊपरी परत या गर्भ से प्राप्त होते हैं। तो खनिज कहाँ से, तो पृथ्वी की ऊपरी परत या गर्भ से हमें क्या होती है, प्राप्त होती है। तो आपको क्या करना है, इन्हें ध्यान में रखना है। लौह और अलौह खनिजों में उदाहरण बताने की किससे हम कहेंगे, तो लौह खनिज बच्चों जिनमें लोहे के अंश क्या हो, ज़्यादा हो, जैसे हो गया लौह अयस्क, मैग्नीज और निकेल। अलौह खनिज हो जाएगा जिनमें लोहा का अंश नहीं हो या फिर बहुत कम मात्रा में हो, जैसे क्या हो जाएगा, सोना, बॉक्साइट, चांदी और सोना हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। ये मैग्नीज के 2 उपयोग को लिखा, आपको बताना मैग्नीज का उपयोग क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, इस्पात बनाने में इसका क्या हो जाएगा,
उपयोग हो जाएगा। उसके बाद जो है जंगरोधी के रूप में भी क्या किया जाएगा, इसका उपयोग किया जाएगा। उसके बाद जो है शुष्क बैटरी में हो गया, ब्लीचिंग पाउडर में हो गया, उसके बाद कीटनाशक दवाई जो है ये बनाने में क्या किया जाता है, तो मैंगनीज जो है इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा बच्चों, अभ्रक के उपयोग को लिखे। यानी कि अभ्रक जो है इसका मुख्य रूप से किसमें, तो इसका जो है यानी कि अभ्रक जो है इसका तापमान क्या होता है, उच्च, यानी कि उच्च तापमान को भी यह सह सकता है। इसका जो है यह विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है, और विद्युत उपकरणों में क्या किया जाता है, इसे का जो है प्रयोग किया जाता है। यानी कि इसका उपयोग किसमें, तो विद्युत उपकरण में अत्यधिक मात्रा में किया जाता है। बॉक्साइट क्या है, बॉक्साइट क्या है, एल्युमिनियम का एक मुख्य अयस्क है। बॉक्साइट क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क। और ये एल्युमिनियम जो है यह काफ़ी हल्का, मजबूत और ये जंग रोधी होता है, जिसका उपयोग हवाई जहाज हो गया, बिजली के तार हो गए, बर्तन को बनाने में क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। खनिजों के संरक्षण के किन्हीं दो उपाय को बताएं। खनिज यानी कि विवेकपूर्ण तरीके से क्या करना हमें, यानी कि विवेकपूर्ण रूप से हमें जो है इस खनिजों का क्या करना है, उपयोग करना है, ताकि इसका क्या अच्छे से संरक्षण और नियोजित तरीके से करना है। यानी कि किसी प्रकार से भी हम करके खनिजों क्या कर दें, बर्बाद कर दें, नहीं तो हमें एक नियोजित तरीके से अच्छे से करना है। उसके बाद जो पुरानी धातुओं का हमें गला कर क्या करना है, यानी कि दोबारा उपयोग करना, पुनः चक्रण की प्रक्रिया को हमें क्या करना होगा, अपनाना होगा, तभी जाकर हम खनिजों का क्या कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते, क्योंकि यदि एक बार ये समाप्त हो जाती है इसे दोबारा प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का नाम लिखना है। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंदर क्या हो जाएगा बच्चों, कोयला, पेट्रोल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, तो प्राकृतिक गैस हो जाएगा, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत हो जाएगा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और बायोगैस ऊर्जा हो जाएगा। सौर ऊर्जा का भविष्य भारत में उज्जवल है क्यों, यानी कि बताना है। भारत एक जो है उष्णकटिबंधीय देश है, जहाँ साल के अधिकांश दिनों में भरपूर क्या होती है यहाँ पर, यानी कि भारत में जो है धूप अच्छी मात्रा में हो जाती है। तो जिस कारण से जो है क्योंकि यह जो है भारत उष्णकटिबंधीय प्रदेश में है, और यहाँ जो है तकनीक क्या है, अब लगभग सस्ती हो रही है, और सरकार भी क्या कर रही है, योगदान दे रही है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि सौर ऊर्जा जो है इसका भारत में क्या है, उज्जवल जो है भविष्य जो है वो कैसा उज्जवल है। थोरियम के लिए भारत के किन राज्यों में, यानी कि थोरियम बताना है भारत के किन राज्यों में, तो केरल के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है, मोनाजाइट बालू में पाया जाता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी क्या होता है, हमें थोरियम देखने को मिल रहा है। तो इन सारे क्षेत्रों में क्या हो जाएगा, थोरियम जो है वह पाया जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, पेट्रोलियम का महत्व कोयले से अधिक क्यों है, हमें यह बताना है कि पेट्रोलियम जो है अधिक ऊर्जा देती है, इसे पाइपलाइन द्वारा आसानी से कहीं भी भेजा जा सकता है, यह जलने पर कोयले की तुलना में कम प्रदूषण, यानी कि पेट्रोलियम जो है कोयले से क्यों अधिक महत्वपूर्ण है, तो इसलिए है कि जो ये पेट्रोलियम है इसका यानी कि जो है एक्सपोर्ट, यानी कि इससे जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना क्या है, सरल यानी कि आसान है। पाइप के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इसे हम एक जगह से दूसरे जगह आसानी से ले जा सकते हैं। इसका जो प्रदूषण है, यानी कि प्रदूषण इसमें कोयले के मुकाबले क्या होता है, काफ़ी यानी कि कम होता है। उसके बाद जो है यह ऊर्जा क्या कर रहा है, अधिक दे रहा है। पेट्रोलियम जो है कोयले के मुकाबले ऊर्जा अधिक देता है, जिस कारण से ये क्या है, काफ़ी अधिक है। सार्वजनिक और निजी उद्योग में हमें बताना अंतर क्या हो जाएगा, तो सार्वजनिक उद्योग यानी कि जिनका स्वामित्व और प्रबंधन सरकार के पास हो वो क्या हो जाएगा, सार्वजनिक उद्योग हो जाएंगे। और निजी उद्योग जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, जिनका स्वामित्व किसी खास व्यक्ति के हाथ में या निजी संस्थान के क्या हो हाथ में, तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि निजी उद्योग। निजी उद्योग का उदाहरण जैसे क्या हो जाएगा, टाटा हो जाएगा। उसके बाद जैसे सार्वजनिक उद्योग की हम बात करें तो सेल हो गया, ये क्या हो जाएंगे, यानी कि सार्वजनिक उद्योग के उदाहरण हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग में आपको अंतर बताना है, क्या हो जाएगा। तो कृषि आधारित उद्योग जो कच्चे माल के लिए कृषि पर क्या हो निर्भर, ऐसा उद्योग जो कच्चे माल के लिए किस पर, कृषि पर क्या हो निर्भर हो, जैसे सूती वस्त्र और चीनी उद्योग हो जाएंगे। ये सभी कच्चे माल के लिए किस पर, तो कृषि कार्य पर, कि कृषि पर निर्भर है। उसके बाद खनिज आधारित उद्योग जो कच्चे माल के लिए किस पर, तो खनिजों पर क्या हो आधारित हो, जैसे क्या हो जाएगा, लौह इस्पात उद्योग हो जाएगा और सीमेंट उद्योग हो जाएगा। तो इससे आपको क्या करना, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हो जाएगा बच्चों, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। तो उदारीकरण कहने का अर्थ है कि व्यापारिक प्रतिबंधों को हटाकर नियमों को क्या करना, सरल बनाना, यानी कि जो नियम है उसे क्या करना, सरल कर देना ही उदारीकरण है। और निजीकरण, सरकारी उद्योगों को निजी हाथों में दे देना, किसी निजी संस्थान या किसी खास व्यक्ति विशेष के हाथों में उसका क्या करना, कार्यभार दे देना, निजीकरण हो जाएगा। वैश्वीकरण हो जाएगा, देश की अर्थव्यवस्था को विश्व के बाजारों से क्या करना, जोड़ना, यानी कि दूसरे देश के उद्योग कंपनी भी क्या करे, आपके यानी कि बाजार में आसानी से प्रवेश कर जाए और यहाँ पर अपना व्यापार कर सके, यानी कि क्या हो जाएगा, वो वैश्वीकरण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात में ही क्यों,
यानी कि केंद्रित है। तो कपास का उत्पादन यानी कि सूती वस्त्र जो है इसके लिए क्या होता है, कच्चे माल के रूप में जो है कपास का क्या होती है यानी कि जो है प्रधानता होती है। और महाराष्ट्र गुजरात यानी कि महाराष्ट्र के क्षेत्र में जो है कपास का उत्पादन अधिक हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है काली मृदा अधिक है। कपास के उत्पादन के लिए किसकी, तो काली मृदा की क्या होती है, आवश्यकता हो जाती है, जिस कारण से जो है उसके बाद जो है एक्सपोर्ट यानी कि विदेशों में भेजने के लिए बंदरगाह चाहिए, जो कि गुजरात और महाराष्ट्र में क्या है, बंदरगाह की सुविधा है। यानी कि यहाँ से हम बाजार क्या कर सकते हैं, यानी कि विदेशों में आसानी से हम बेच सकते हैं अपने उत्पाद को, जिस कारण से जो है सूती वस्त्रों का उद्योग कहाँ, महाराष्ट्र और गुजरात में क्या है, केंद्रित है। उसके बाद हो जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी आईटी उद्योग का महत्व क्या है, यानी कि यह उद्योग रोजगार के लिए नए अवसर क्या कर सकता है देश, यानी कि आईटी सेक्टर जो है वह नया अवसर प्रदान कर रहा है युवाओं को, किसके लिए, तो रोजगार के लिए। उसके बाद इसमें जो संचार की व्यवस्था जो है वह काफ़ी तेज़ी से बन रही है। उसके बाद देश की अर्थव्यवस्था में ये क्या कर रहा है, बड़ा योगदान दे रहा है। और इसके लिए बेंगलुरु जो है वो क्या हो गया है, तो संचार यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी का वो हब बन चुका है। तो आपको इन्हें भी क्या करना है, ध्यान में रखना है। इस प्रकार से अगला प्रश्न है, सड़क परिवहन की 2 विशेषताएं लिखा, आपको बताना है। तो सड़क परिवहन की 2 विशेषता यही हो जाएगी कि सड़क जो है वह काफ़ी क्या है, यानी कि सुलभ और सस्ता क्या है, यह साधन हो जाएगा। उसके बाद जो है ये घर घर तक क्या कर सकता है, आसानी से ये जो है सड़क परिवहन जो है वह उपलब्ध है। और यह सड़क परिवहन जो है किसी भी दुर्गम क्षेत्रों तक आसानी से पहुंच जा सकता है, पहाड़ी इलाका हो, रेगिस्तानी या कैसा भी इलाका हो। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं परिवहन यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में भी क्या है, ये काफ़ी सुलभ है। रेल परिवहन की तुलना में सड़क परिवहन क्यों बेहतर है, यानी कि बताना रेल परिवहन की तुलना में सड़क परिवहन क्यों बेहतर है। सड़कें बनाना क्या है, ये सस्ता है, ये कम दूरी के लिए अधिक किफ़ायती है और इन्हें किसी भी भौगोलिक ढाल पर बनाया जा सकता है, यानी कि किसी भी क्षेत्रों में सड़क को बनाना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। लेकिन रेल परिवहन के लिए समतल मैदान चाहिए होता है। उसके बाद सड़क परिवहन क्या है, सस्ता है, किससे, तो रेल परिवहन के मुकाबले। अगला प्रश्न है बच्चों, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग क्या है, ये क्या हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। यानी कि भारत की सबसे बड़ी सड़क परियोजना है जो भारत को क्या करे, चारों दिशाओं से जोड़ रही है। जैसे उत्तर में हम देखें तो दिल्ली से लेकर दक्षिण में कहाँ, तो चेन्नई तक। उसके बाद जब हम बात करें पश्चिम में मुंबई से लेकर पूरब में कहाँ, तो कोलकाता तक। यानी कि इन चारों क्षेत्रों को क्या कर रहा है, यानी कि जो है 6 लेन का ये सड़क है जो इनके चारों बड़े शहरों को क्या कर रहा है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों ओर से यह जोड़ रहा है, जिस कारण से इन शहरों को जोड़ने वाले सड़क को हम क्या कहते हैं, तो स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग हम कहते हैं। भारत के किन 4 महानगरों को मेट्रो रेल जोड़ती है, यानी कि बताना है हमें भारत के किन 4 महानगरों में जो है मेट्रो रेल क्या है, सेवा उपलब्ध है। तो ये क्या क्या हो जाएगा बच्चों, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई हो जाएगा। इसके अलावा जो है बेंगलुरु और लखनऊ में भी क्या है, तो मेट्रो रेल सेवा क्या है, उपलब्ध है। तो आपको इन्हें भी क्या करना है, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हो जाएगा, आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर स्पष्ट करें। आपको बताना है आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या अंतर हो जाएगा। तो जो देश की सीमा के क्या होता हो, अंदर ही व्यापार होता है, उसे हम क्या कहते हैं, आंतरिक व्यापार कहते हैं। और जब व्यापार क्या हो, 2 देशों के बीच हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय हम व्यापार कहेंगे। जैसे भारत और अमेरिका हो जाएगा, बिहार और पंजाब ये हो जाएगा। भारत के किन्हीं 4 प्रमुख बंदरगाहों के नाम लिखना, यानी कि कांडला क्या हो जाएगा, गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा और क्या हो जाएगा, विशाखापट्टनम हो जाएगा। यानी कि ये भारत के क्या है 4 प्रमुख बंदरगाह, यानी कि पतन वाले क्या है क्षेत्र है, इन्हें अच्छे से ध्यान रखना आप सभी को। पाइपलाइन मार्ग के क्या लाभ हैं, इसे बिछाने के बाद संचालन का खर्चा क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाती है, क्योंकि इससे हम क्या करते हैं, धरती के अंदर एक बार बिछा दिए, टेंशन फ्री होकर क्या होता है, इससे जो है सामान का आवाजाही निरंतर होते रहता है। ये क्या है, तो गैस हो गया, तरल पदार्थ जैसे पेट्रोलियम हो गया, इसका ये यानी कि एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए काफ़ी सरल और अच्छा साधन है। बिना किसी देरी और रुकावट के क्या कर सकते हैं, इससे जो है सामान को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है हम पहुंचा सकते हैं। उसके बाद जो है बीच में चोरी और बर्बादी का संभावना भी क्या हो जाता है, इसमें काफ़ी कम हो जाता है। तो हम देखते हैं अगले प्रश्न को। तो अब जो है बच्चों, यानी कि हम जो है अभी तक कितना, तो 30 यानी कि और 30 उधर, यानी कि 62 अंक स्तरीय प्रश्नों को हम क्या कर चुके हैं, अभी तक हम देख चुके हैं। और 12 जो है 5 अंक स्तरीय प्रश्नों को देखा। फिर जो हम क्या करेंगे, 5 अंक स्तरीय कुछ और प्रश्न है जिनको हम देखने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हो जाएगा क्या, पहला
भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के कारण को बताना है। तो भारतीय कृषि की जो निम्न उत्पादकता कारण क्या है, जिसके कुछ मुख्य कारण है जो आपको ध्यान में रखना है। जैसे जनसंख्या का बढ़ता दबाव, यानी कि जनसंख्या दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब भूमि उसी प्रकार से, तो ये जोतों का आकार क्या हो रहा है, छोटा, उनकी खेत का आकार जो है वह छोटा हो रहा है। सिंचाई सुविधा का क्या है, अभाव है। उसके बाद तकनीक क्या है, अभी भी पुराना ही है। इनकी कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों का क्या हो रहा है, इस्तेमाल नहीं हो रहा है। उसके बाद जो है क्यों नहीं, तो पूंजी का क्या है, अभाव है। तो पूंजी के अभाव के कारण भी क्या हो रहा है, कृषि क्षेत्र जो है काफ़ी पिछड़ रहा है। तो आपको जो है भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के इन बिंदुओं को क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हो जाएगा, गेहूं की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का क्या करना है, विवरण करना है। इनकी गेहूं की खेती के बारे में आपको क्या करना है, बताना है। तो कितना तापमान चाहिए होगा, वर्षा क्या चाहिए, मिट्टी कितना चाहिए होगा, मुख्य उत्पादक राज्य क्या हो जाएगा और वितरण क्या हो जाएगा। तो आपको इन सभी पॉइंट को क्या करना है, अच्छे से ध्यान में रखना है। यानी कि गेहूँ के लिए जो है भौगोलिक दशाएँ जो है वह क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा मेरे सामने, वह खनिजों के वर्गीकरण को चार्ट के माध्यम से समझाने की और उसके आर्थिक महत्व को क्या करना हमें बताना है। किसके, तो खनिज का जो है वर्गीकरण। तो खनिज का वर्गीकरण मुख्यतः कितने, दो भागों में, एक धात्विक और एक किसमें, अधात्विक खनिज में किया जाता है। धात्विक खनिज जो है तो धातु की प्रधानता के आधार पर दो प्रकार के लौह और अलौह खनिज हो जाते हैं। उसके बाद जो हो जाएगा जो अधात्विक खनिज है इन्हें भी क्या करते हैं, यानी कि इसके अंतर्गत क्या होता है, धातु जो है इसमें नहीं होता और इसमें जो हो जाएगा कार्बनिक और अकार्बनिक खनिज हो जाएंगे। अब इसके अंतर्गत जो है एक ऊर्जा खनिज है। तो ऊर्जा खनिज जो है इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा, कोयला और पेट्रोलियम हो जाएगा, जो हमें क्या करे, ऊर्जा देने का कार्य करती है। इसका आर्थिक महत्व भी हमें क्या करना है, यहाँ पे बता देना। खनिज किसी भी देश के औद्योगिक विकास की क्या होती है, नींव होती है। तो इन्हें आपको क्या करना, ध्यान में रखना और इसके महत्व को अच्छे से यहाँ लिख देना है। अगला प्रश्न है मेरे सामने, वो हमसे कह रहा भारत में लौह अयस्क के वितरण और उत्पादन पर क्या करना है, विस्तृत वर्णन देना है। यानी कि भारत में जो है लौह अयस्क के उत्पादन और वितरण पर जो है एक निबंध लिखना है। तो आपको जो है बताना है पहले लौह अयस्क जो हुआ भारत में किन किन राज्यों में है। तो उड़ीसा जो है यह सबसे अधिक लौह उत्पादक क्या होता है, राज्य है। और यहाँ पर जो है प्रमुख क्षेत्र है वह मयूरभंज और केवंझर क्षेत्र जो है उड़ीसा में प्रमुख स्थान है। कर्नाटक का जो है कुद्रेमुख और बेल्लारी होसपेट क्षेत्र जो है उच्च कोटि के लोहे के उत्पादन के लिए क्या है, काफ़ी प्रसिद्ध है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में वेलाडीला खन जो है यहाँ पर उत्तम किस्म का क्या होता है, तो हेमेटाइट लोहा जो है वह प्राप्त होता है। उसके बाद झारखंड का जो हो जाएगा नोआमुडी गुआ जो है ये प्रमुख केंद्र हो जाएंगे किसके, तो लौह अयस्क के उत्पादन के। भारत दुनिया के शीर्ष लौह उत्पादक देशों में क्या है, शामिल है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, इन पॉइंट को अच्छे से ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हो जाएगा, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा हो गया, इनके बारे में आपको जो है कुछ 4-5 बिंदुओं में इसे क्या करना है, समझाना है। तो आपको जो है सौर ऊर्जा के बारे में क्या करना है, समझा देना। उसके बाद जो है पवन ऊर्जा हो गया और क्या हो जाएगा, ज्वारीय ऊर्जा। पवन ऊर्जा यानी कि पवन चक्कियों के माध्यम से तेज हवाओं से क्या किया जा रहा है, बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। कहाँ पे, तो तमिलनाडु और गुजरात के क्षेत्रों में क्या हो रहा है, गुजरात जो है अग्रणी है पवन ऊर्जा के उत्पादन में। ज्वारीय ऊर्जा, समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटा से बिजली क्या कर रही है, इनकी बनाया जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ज्वारीय ऊर्जा हो जाएगा। खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी जो है इसके लिए क्या हो जाएगा, यानी कि काफ़ी प्रमुख क्षेत्र हो जाएगा, खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी ज्वारीय ऊर्जा के लिए। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में कोयले के प्रकार और उसके वितरण क्षेत्रों का क्या करना, व्याख्या करना है। तो पता है कोयला का कितने, इनकी 4 प्रकार होता है, जिसमें सबसे यानी कि जो है उत्तम कोटि का कोयला कौन सा होता है, तो एंथ्रासाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, एंथ्रासाइट हो जाएगा, जो क्या है इनकी अच्छा क्वालिटी का कोयला माना जाए। कारण ये है कि ये धुआं क्या कर रहे हैं, इनकी प्रदूषण ये कम करता है। उसके बाद हो जाएगा बिटुमिनस, जो भारत में क्या है सबसे ज़्यादा उपयोग में, बिटुमिनस का भारत में जो है उपयोग किया जा रहा है। उसके बाद हो जाएगा लिंगलाइट, इसे जो है भूरा कोयला के नाम से भी हम जानते हैं। पीट जो है यह सबसे निम्न यानी कि इसे घटिया क्वालिटी का क्या कहा जाता है, कोयला कहा जाता है। वितरण की बात किया जाए तो भारत में मुख्य रूप से जो है झारखंड के इनकी झरिया क्षेत्र में है, पश्चिम बंगाल के रानीगंज में, छत्तीसगढ़ के कोरबा और उड़ीसा के जो है तलचर क्षेत्र में ये सभी देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, उद्योग के
स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारकों का क्या करना है, वर्णन करना है। यानी कि उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे क्या हो जाएगा, कच्चा माल हो जाएगा। यानी कि कच्चा माल भी जो क्या कर रही है वो उद्योगों को प्रभावित करती है। लौह इस्पात उद्योग जैसे भारी उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में क्या होता है, यानी किसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद शक्ति के साधन, यानी कि बिजली और कोयला भी निरंतर इससे क्या होती है, यानी कि चाहिए, यानी कि शक्ति, यानी कि ऊर्जा नहीं मिलेगा तो फिर उद्योग धंधे काम नहीं कर पाएंगे। उसके बाद बाजार चाहिए, निर्मित यदि माल क्या हो गया, बन गया हो सामान, तो उसे बेचने के लिए क्या चाहिए, बाजार चाहिए होगा। उसके बाद परिवहन, तो बाजार तक जाने के लिए क्या होना चाहिए, परिवहन, यानी कि अच्छे सड़क और अच्छे गाड़ियों की क्या होनी चाहिए, सुविधाएं होनी चाहिए। उसके बाद जो है पूंजी और श्रम, तो इस प्रकार से उद्योग को देखा जाए तो उद्योग में जो है पूंजी की और श्रम की भी क्या होती है, अत्यधिक आवश्यकता होती है। ये सारे बिंदु जो है उद्योगों के स्थानीयकरण को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। उसके बाद जो हो जाएगा भारत के प्रमुख लौह इस्पात उद्योग के केंद्रों का उल्लेख करें, यानी कि बताना है आपको भारत के प्रमुख लौह इस्पात उद्योगों के बारे में। जैसे हो जाएगा बच्चों टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को, जमशेदपुर, यानी कि झारखंड जो है यह भारत का क्या है, सबसे पुराना और निजी क्या है, यानी कि जो है यह आयरन, यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है। ये भिलाई इस्पात संयंत्र, ये जो है छत्तीसगढ़ में, और इसका स्थापना जो वह रूस के सहयोग से किया गया था। उसके बाद जो राउरकेला इस्पात संयंत्र, ये कहाँ है, तो उड़ीसा में है, और किसके, तो जर्मनी के सहयोग से इसका क्या किया गया था, स्थापना किया गया था। उसके बाद जो है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, ये कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, और ये जो है ब्रिटेन के सहयोग से इसे भी स्थापित किया गया था। और बोकारो इस्पात संयंत्र, ये कहाँ, झारखंड में, और इसे जो है रूस के सहायता से क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। तो आपको क्या करना है, इन्हें ध्यान में रखना अच्छे से। अगला प्रश्न हो जाएगा भारतीय रेल परिवहन के महत्व और उसके वर्तमान समस्याओं पर क्या करना है, टिप्पणी करना। बताना है आपको भारतीय रेल परिवहन के महत्व और उसकी वर्तमान समस्याओं को। तो भारतीय रेल जो है वह जीवन रेखा, यानी कि देश की क्या, वह जीवन रेखा, यानी कि आवागमन में, यानी कि परिवहन में भारतीय रेल क्या करे, भारत में यानी कि काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है, और भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक यह हमें ले जाने का कार्य करती है। यह भारी सामान और लंबे दूरी की यात्रा के लिए क्या है, काफ़ी ये सस्ता साधन, यानी कि भारत में जैसे भारी सामान हो गया इसका, और लंबे दूर तक यदि हमें जाना हो तो ये क्या है, सस्ता और सुलभ साधन है। उसके बाद जो हो जाएगा भारतीय संस्कृति को एकता के सूत्रों में भी क्या करती है, यह बढ़ने का कार्य करती है। तो ये महत्व हो जाएंगे। समस्या की यदि बात किया जाए तो बिना टिकट यात्रा करने से राजस्व की क्या होती है, हानि होती है, यानी कि जो रेलवे को जो है वो घाटा का सामना करना पड़ता है। उसके बाद जो है पुराने पुलों और पटरियों के कारण होने वाली रेल दुर्घटनाएं, यानी कि जो है हम देखें तो रेलवे के क्षेत्र में जो है पुराने पुल हो गए, पटरी हो गए, कर्मचारियों की क्या हो गई, कमी हो गई, इन सभी के कारण रेल दुर्घटनाएं भी हमें क्या होती है, देखने को मिलती है। उसके बाद रेलवे जो है इसकी संपत्तियों को कभी चोरी कर लिया जाता है, कभी तोड़ फोड़ दिया जाता है, इससे भी क्या होते हैं, इन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद जो आधुनिकीकरण की धीमी गति और भारी भीड़, यानी कि आधुनिकीकरण की रेल के क्षेत्र में जो आधुनिकीकरण होना चाहिए उसकी गति क्या है, काफ़ी धीमी है, और जनसंख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है, ताकि जनसंख्या बढ़ रही है जिस कारण से जो है लोगों का आवागमन बढ़ रहा है, और जो है यहाँ पर भारी भीड़ जो है, यानी कि रेलवे स्टेशन जो है वहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो ये सारी क्या हो जाएगी, इसकी समस्या हो जाएगी। अगला प्रश्न हो जाएगा भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बदलती प्रकृति, निर्यात और आयात का क्या करना है, विश्लेषण करना, यानी कि बताना भारत के निर्यात क्या होते हैं सामान, और आयात क्या होते हैं। निर्यात मीन्स यानी कि भारत से जो है कौन सा सामान विदेशों में भेजा जो है वो जाता है। जैसे भारत से कच्चे माल का क्या होता है, निर्यात होता है, सॉफ्टवेयर हो गया, रत्न हो गया, आभूषण हो गया, इंजीनियरिंग सामान हो गया, दवाई हो गया, इन सभी का क्या किया जाता है, भारत से जो है वो निर्यात किया जाता है। आयात यानी कि कौन सा सामान भारत आया, तो आयात में जैसे हो जाएगा जो पेट्रोलियम हो जाएगा, कच्चा तेल हो गया, सोना, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गया, इन सभी का क्या किया जा सकता है, यानी कि ये सारे सामानों का आयात होता है भारत में। बदलाव क्या है कि अब भारत का व्यापार जो है केवल ब्रिटेन तक ही वो क्या है सीमित नहीं, बल्कि यानी कि दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके साथ क्या हो रहा है, इनके लगभग सभी देशों के साथ जो है भारत का व्यापार हो रहा है, जिसमें अमेरिका हो गया, चीन हो गया, यूरोपीय संघ हो गया, यानी कि यूरोपीय संघ हो गया, आदि अन्य देश क्या इसके अंतर्गत शामिल है। अगला प्रश्न हो जाएगा स्थानिक कृषि, यानी कि अब जो है हमें मेरे सामने कुछ और जो है 2 अंक स्तरीय प्रश्न है जिनको हम क्या करेंगे, देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से 30-40 प्रश्न जो है वो अभी और हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं इन प्रश्नों को। स्थानिक कृषि यानी कि स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं, यानी कि जब वनस्पति को काट कर क्या किया जाता है, वनस्पति को काट कर उस जंगल को साफ करके
करके और वहाँ पर जो है कृषि कार्य किया जाता है। 3-4 वर्षों तक कृषि कार्य होने के बाद क्या किया जाता है, यानी कि इस जगह को छोड़ के पुनः दूसरे जगह स्थानांतरित होते, वहाँ पर क्या किया जा रहा हो, फिर जंगल को साफ करके वहाँ कृषि किया जाता हो, यही क्या कहलाता है, स्थानांतरित कृषि कहते हैं। और इसी को जो है झूम कृषि के नाम से भी हम जानते हैं। व्यापारिक कृषि के किन्हीं 2 मुख्य विशेषताओं का क्या करना है, आपको वर्णन करना है। जैसे रबर और कॉफ़ी हो गया, ये फसल मुख्य रूप से जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या होते हैं, निर्यात किए जाते हैं और लाभ कमाने के लिए क्या होते हैं, यानी कि व्यापारिक फसल जो है वो मुख्यतः लाभ के लिए क्या किया जा सकता है, इसका जो है यानी कि उत्पादन किया जाता है। उसके बाद हो जाएगा समुच्चय कृषि। इससे क्या समझते हैं, यानी कि पहाड़ी ढलानों पर जो है वो क्या किया जाता है, विपरीत दिशाओं में ढाल बनाकर क्या किया जाता है, कृषि किया जाता है, ताकि जो है मिट्टी का क्या हो, बहाव ना हो और मृदा अपरदन को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। तो यही क्या हो जाएगा, समुच्चय कृषि हो जाएगा। कहाँ होता है ये, तो पहाड़ी इलाकों में किया जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, खनिज और अयस्क में हमें बताना अंतर क्या हो जाएगा। पृथ्वी के गर्भ से निकलने वाली प्राकृतिक पदार्थ क्या है, खनिज, यानी कि जो प्राकृतिक पदार्थ कहाँ से, पृथ्वी के गर्भ से निकलता हो क्या हो, खनिज हो। जबकि वह खनिज जैसे धातु निकाला जाता है, आर्थिक रूप से क्या होते हैं, इससे आर्थिक रूप से लाभदायक और आसान होता है, अयस्क कहलाते हैं। तो उन खनिजों से जो धातु निकाला जाता है वही क्या हो जाएगा, वो अयस्क हो जाएगा। अगला प्रश्न है धातु यानी कि चूना पत्थर और औद्योगिक महत्व बताने कि चूना पत्थर जो है इसका औद्योगिक महत्व क्या हो जाएगा। चूना पत्थर मुख्य रूप से जो है सीमेंट उद्योग के क्या है, ये आधारभूत संरचना, यानी कि आधारभूत यानी कि कहा जा सकती है कच्चा माल है किसका, तो जो है सीमेंट उद्योग का। इसके अलावा जो है लौह इस्पात उद्योग में भी क्या होता है, अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम चूना पत्थर का जो है उपयोग करते हैं। पेट्रोल रसायन उद्योग से आप क्या समझते हैं, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित उद्योगों को क्या कहा जाएगा, पेट्रो रसायन उद्योग हम कहते हैं। इसमें उर्वरक हो गया, कीटनाशक हो गया, कृत्रिम रेशे इसके अंतर्गत क्या करते हैं, बनाए जा रहे हैं। चीनी उद्योग यानी कि चीनी उद्योग जो है यह एक मौसमी उद्योग है। यह कैसे है आपको बताना है कि चीनी उद्योग कैसा है, मौसमी उद्योग है। तो किस प्रकार से ये आपको जो है बताना है, यानी कि क्योंकि चीनी उद्योग जो है मुख्य रूप से कच्चा माल जो है उसका क्या है, तो वो गन्ना है। चीनी उद्योग जो है उसका कच्चा माल क्या हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा। गन्ने की कटाई एक निश्चित समय पर होती है और उसे ज़्यादा देर तक रखने पर क्या हो जाता है, चीनी की मात्रा कम होती है, यानी कि इसकी लागत यानी कि इसमें जो उत्पादन जो हो जाएगा वो कम हो जाएगा। और इसके लिए कारखाने साल के कुछ ही महीने क्या होते हैं, खुले होते हैं। तो इसलिए जो है वो हम कह सकते हैं कि चीनी उद्योग क्या है, एक प्रकार से मौसमी उद्योग होता है ये। उसके बाद जो है अगला प्रश्न, भूमंडलीकरण का प्रभाव जो है भारतीय उद्योग पर पड़ा, यानी कि इससे भारतीय उद्योग को एक नई क्या मिली है, दिशा मिली, यानी कि जो वैश्वीकरण है उसका क्या भारतीय यानी कि जो है भारतीय उद्योग पर पड़ा है। तो भारतीय उद्योगों को क्या मिला, एक नई दिशा मिला है। तकनीकों का क्या हुआ है, यहाँ पर जो है समावेश हुआ है विदेशी तकनीकों का। उसके बाद जो छोटी इकाइयों को अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों से क्या हुआ, प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिला, ताकि अपने आप को यह क्या कर सके और बेहतर कर सके। भारत में पहली सूती मिल कब और कहाँ स्थापित हुई थी, भारत में पहली सूती मिल जो है वह कहाँ पर, तो वो हो जाएगा मुंबई में हुई थी, जो उस समय किसे बम्बई के नाम से जिसे हम जानते थे। कब, तो ये हो जाएगा 1854 में। कब, 1854 में क्या हुआ था, ये स्थापित हुआ था। उसके बाद हो जाएगा जैव उर्वरक का उपयोग क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि रासायनिक खाद जो है वह मिट्टी की उर्वरा शक्ति को क्या कर रही है, नष्ट कर रहे हैं। इसलिए जैव उर्वरक यानी कि प्राकृतिक खाद की तरफ हम क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और मिट्टी जो है इसकी उर्वरा शक्ति को हम बढ़ा रहे हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, बॉर्डर रोड यानी कि सीमावर्ती सड़कें का क्या महत्व है। तो ये सड़कें जो है देश की सीमावर्ती इलाकों में रक्षा और रसद पहुंचाने के लिए क्या है, काफ़ी दुर्गम क्षेत्रों में बनाए जाते हैं, ताकि जो बॉर्डर पर जो देश के वीर जवान सैनिक लोग रहते हैं उन तक सामानों को क्या जा सके, यानी कि सुलभता से यानी कि आसानी से जो है वह पहुंचाया जा सके। भारत में जल परिवहन का सबसे बड़ा लाभ क्या है, यह परिवहन का सबसे सस्ता और अच्छा साधन है, क्योंकि इसके मार्ग बनने का खर्चा नहीं लगता। यह भारी सामान ढोने के लिए सबसे उपयुक्त है, क्योंकि जल परिवहन के लिए नया मार्ग हमें बनाना नहीं पड़ता है। नदियों के माध्यम से हम क्या करते हैं, इसमें हम परिवहन करते हैं, और यह सबसे क्या है, सस्ता साधन है। और जो है इसमें हम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा और भारी से भारी सामानों को क्या कर सकते हैं, आसानी से हम इसमें जो है लेकर जा सकते हैं, आवागमन हम कर सकते हैं उसका। अगला प्रश्न हो जाएगा, ईमेल संचार का आधुनिक साधन कैसे है, यानी कि ईमेल जो है संचार का आधुनिक साधन कैसे है।
तो ईमेल के माध्यम से जो हम दुनिया के किसी भी कोने में क्या कर सकते हैं, लिखित संदेश हो गया, फोटो, दस्तावेज हम आसानी से तुरंत इंटरनेट के माध्यम से हम भेज सकें। इसलिए ईमेल जो है क्या हो जाएगा, वह आधुनिक सभ्यता यानी कि आधुनिक संचार का एक अच्छा साधन है। बंदरगाह और पतन में क्या अंतर है बताना है। बंदरगाह वह स्थान होता है जहां जहाज लंगर डालते हैं यानी कि रुकते हैं और सुरक्षित रहते हैं, जबकि पतन वह व्यवसायिक केंद्र है जहां जहाज़ों पर माल लादा जाता है। यानी कि बंदरगाह हो जाएगा जहां पर क्या होता है, जहाज जो है रुकते हैं, और पतन क्या हो जाएगा, जहां पर जो है व्यवसायिक कार्य होता है, यानी कि सामान का क्या होता है, यानी कि जहाज़ों पर सामान को लादा जाता है और फिर जो है वहाँ पर उतारा जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 यानी कि नेशनल वाटर 1 कहाँ से कहाँ तक है, ये हमें बताना है। यह गंगा नदी जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक है और इसकी लंबाई कुल कितनी हो जाएगी, तो 1620 किलोमीटर हो जाएगी। तो ध्यान में रखना है इसे। हमें बिहार में दलहन के प्रमुख उत्पादक जिले कौन कौन से, ये बताना है। क्या क्या हो जाएगा, पटना, नालंदा, रोहतास, औरंगाबाद, ये सभी क्या हो जाएंगे बिहार में प्रमुख जो है तो दलहन उत्पादन के यानी कि जिले हो जाएंगे। बिहार में जूट उद्योग के पिछड़ेपन का क्या कारण है, तो कच्चे माल की क्या हो गई, कमी हो गई। यहाँ पर मशीनें जो है वह पुराने हो गए। सिंथेटिक रेसे यानी कि प्लास्टिक का जो रेशा है उसका प्रचलन काफ़ी बढ़ गया है और इससे यानी कि इससे क्या करना है, प्रतिस्पर्धा करना है, जो इसमें ये पिछड़ गया और जो है भारत को हम कह सकते हैं कि ये क्या है, जूट उद्योग में काफ़ी पीछे चला गया। इस कारण से बिहार की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं को क्या करना है, नाम लिखना, कि भारत के कुछ जल विद्युत परियोजना का नाम बताना हमें। क्या क्या हो जाएगा इसके अंदर, कोसी परियोजना हो जाएगा, गंडक हो जाएगा और क्या हो जाएगा, सोन जल विद्युत परियोजना हो जाएगा। तटबंध के टूटने से क्या समस्या उत्पन्न हो जाती है, यानी कि अचानक आई बाढ़ से जान माल की क्या हो गया, यानी कि तटबंध टूटेगा तो अचानक क्या आ जाएगा, बाढ़ आएगा, जिस कारण जो है काफ़ी जान माल की क्षति हो जाएगी, फसलें क्या होगा, डूब जाएगा, संपर्क जो है इनकी सड़कों से जो है सड़कों का संपर्क जो है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, सुनामी का प्रभाव कम करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, यानी कि तटीय क्षेत्रों में हमें यानी कि सुनामी जो है वह समुद्र से आती है, तो हमें क्या करना होगा, तटीय क्षेत्र में जो है मैंग्रोव वन के पेड़ जो है हमें लगाने चाहिए, क्योंकि उनकी जड़ें जो होती है वो क्या करेगी, लहरों की गति को कम करेगा और जो है हम सुनामी के प्रभाव पर थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं, उनके प्रभाव को जो काफ़ी भयावह हो सकती है उसे हम कम कर सकते हैं इस माध्यम से। बाढ़ के बाद फैलने वाली बीमारी से हमें कैसे बचना है, यानी कि बाढ़ के बाद जो बीमारी फैलती है उससे किस प्रकार से हमें बचना है, तो पानी को इसमें क्या करना है, हमें उबाल कर पीना है। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर का हमें क्या करना है, जगह जगह पे छिड़काव करना है। ताज़े भोजन का ही हमें क्या करना है, सेवन करना है। अगला प्रश्न हो जाएगा, सूखे की मार झेल रहे किसानों के लिए क्या सरकारी मदद चाहिए, तो इन्हें क्या तो कम ब्याज पर इन्हें क्या हो, ऋण उपलब्ध हो जाए। उसके बाद फसल बीमा हो गया, डीजल अनुदान हो गया और अन्य सहायता मसीह यानी कि किसानों को क्या करना होगा, देना होगा, ताकि वह सूखे की मार को क्या कर सके, झेल सके आसानी से। भूकंप के दौरान घर के अंदर रहने पर क्या सावधानी बरते, यानी कि यदि भूकंप आ गया हम घर में हो तो हमें क्या करना है, मजबूत मेज के नीचे हमें छुप जाना है या पलंग के नीचे हमें जाना है कोने में। उसके बाद कांच की खिड़की हो गया या बिजली उपकरण हो गया तो हमें क्या करना है, कांच की खिड़की हो गया या फिर बिजली उपकरण, इनसे हमें दूर रहना है। अगला प्रश्न हो जाएगा, सामुदायिक आपदा प्रबंधन क्या है, तो जब स्थानीय लोग मिलकर अपनी समस्याओं को समझते हैं और आपदा से निपटने के लिए योजना बनाते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, सामुदायिक प्रबंधन कहेंगे। तो इस प्रकार से यानी कि समाज के सभी लोग क्या कर रहे हैं, मिलकर उस समस्या का समाधान कर रहे हो, सामुदायिक प्रबंधन हो जाएगा। बिहार के दक्षिणी भाग में सूखा क्यों है, तो क्योंकि दक्षिणी बिहार जो है वह नदियों का यानी कि नदियाँ जो है मानसूनी है और वह वर्षा का वितरण असमान है, जिससे गर्मी में पानी की कमी हो जाती है। यानी कि जो है जो दक्षिण भारत में नदियाँ वो क्या है, उसकी कमी है और यहाँ पर जो है वर्षा का क्या हो रहा है, असमान वितरण हो रहा है और गर्मियों में जो है पानी की यहाँ क्या होती है, काफ़ी कमी हो जाती है। उसके बाद देखना है एनडीआरएफ का क्या कार्य है, यह एक विशेष बल है जो आपदा के समय रेस्क्यू ऑपरेशन यानी कि बचाव कार्य करने के लिए क्या करते हैं, ये टीम आते हैं। जैसे मलबे में यदि लोग दब गए हो या बाढ़ में फंस गए तो ये क्या करेंगे, उन्हें बचाने का कार्य करेंगे, कौन, तो एनडीआरएफ की टीम। उसके बाद जो है प्राथमिक उपचार का उद्देश्य क्या है, यानी कि घायल व्यक्तियों की जान बचाना, उसके बाद जो है उसकी हालात को क्या करना, बिगड़ने से बचाना, उसके बाद जो है हमें उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना है। तो ये क्या हो जाएगा, प्राथमिक उपचार जो इसका
उद्देश्य हो जाएगा। आग लगने की स्थिति में सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, तो आग लगने की स्थिति में जो हो जाएगा बच्चों हमें अग्निशामक यंत्र का क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। बिजली का मुख्य स्विच जो है उसे हमें क्या करना होगा, तुरंत बंद करना होगा, और दमकल कर्मी जो है उन्हें हमें तुरंत सूचित करना होगा। तो ये हमें ध्यान रखना आग लगने की स्थिति में। आपदा के समय रेडियो ही सबसे भरोसेमंद क्यों होता है, क्योंकि रेडियो जो है वह बिना किसी बिजली से चलती है। उस किसी यानी कि रेडियो जो है हम बैटरी से यूज हम कर सकते हैं। इसके लिए सिग्नल जो है वह टावर के गिरने के बाद भी क्या होता है, लंबे समय तक यानी कि दूरी तक वो पकड़ के रखता है, जिस कारण से जो हम आपदा के क्षेत्र में किसी हम रेडियो का उपयोग अच्छे से हम करते हैं। जलाक्रांतता क्या है, तो अत्यधिक सिंचाई के कारण जब मिट्टी में क्या हो, पानी की मात्रा क्या हो जाती है, वह बहुत अधिक बढ़ जाती है और वह दलदली हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, हम जलाक्रांतता कहते हैं। कि अत्यधिक सिंचाई क्या है, जलाक्रांतता। इससे मिट्टी में लवणता की मात्रा क्या होती है, बढ़ती है और मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है। अगला प्रश्न हो जाएगा बच्चों, फसल चक्रण मृदा संरक्षण में जो है वह किस प्रकार सहायक। एक ही खेत में फसलों को बदल बदल कर बोना ही क्या कहलाती है, वह फसल चक्रण कहलाती है। उदाहरण के लिए जैसे अनाज के बाद दलहन लगाते हैं मिट्टी में, जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है। इस प्रकार से उसकी उर्वरा शक्ति को क्या कर सकते हैं, हम बढ़ा सकते हैं। तो फसल चक्रण जो है वह मृदा संरक्षण में क्या है, काफ़ी सहायक है। पट्टिका कृषि हम किसे कहते हैं, तो बड़े खेतों में फसलों के बीच घास की पट्टियाँ उगाई जाती है। ये पट्टियाँ हवा की गति को क्या करती है, कम करती है और मिट्टी को उड़ने से बचाती है, जिससे जो है मृदा अपरदन कम हो जाता है। इसलिए जो है हमें यानी कि पट्टिका कृषि करनी चाहिए। कहाँ पर, तो पवन अपरदन वाले क्षेत्र में। मृदा अपरदन किसे कहेंगे, प्राकृतिक कारकों जैसे जल हो गए या पवन या मानवीय गतिविधियों के द्वारा मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत का कटकर बह जाना या उड़ के चला जाना ही क्या हो जाएगा, मृदा का अपरदन। की मृदा का क्या स्थानांतरण ही क्या है, यानी कि मृदा अपरदन है। अगला प्रश्न हो जाएगा बच्चों, वन विनाश के मुख्य कारणों को लिखिए। हमें बताना है वन विनाश जो है इसके मुख्य कारण क्या हो जाएंगे। तो कृषि भूमि का विस्तार और शहरीकरण, यानी कि कृषि भूमि का क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है, कृषि भूमि चाहिए। उसके बाद शहरीकरण हो रहा है, तो इससे जो है वन विनाश हो रहा है। उसके बाद बड़ी नदी घाटी परियोजना, यानी जब बांध बनाया जाता है तो उसके पीछे भी क्या हो रहा है, काफ़ी वन को जो है विनाश का सामना करना पड़ा। उसके बाद जो है पालतू पशुओं द्वारा अनियंत्रित चराई और ईंधन के रूप में जो है लकड़ियों का क्या हो रहा है, कटाई हो रहा है। वन विनाश का ये सभी प्रमुख कारण हो जाएगा। वन के पर्यावरणीय महत्व को हम देखते हैं। अब वन वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये वर्षा कराने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। मृदा अपरदन को भी क्या करते हैं, ये रोकते हैं और जंगली जीवों को जो है वो आश्रय प्रदान करते हैं। इसलिए जो है हम कह सकते हैं कि वन जो है इसका काफ़ी अत्यधिक पर्यावरणीय महत्व है। चिपको आंदोलन क्या है, तो 1970 के दशक में उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने पेड़ों को कटने से बचाने के लिए क्या किया, विरोध प्रदर्शन किया और पेड़ों जो है उनसे वो जाकर चिपक गए हैं। तो इसी को क्या कहा गया, चिपको आंदोलन कहा गया। तो ये कब हुआ था, 1970 में। नेतृत्व कौन किए थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा किए थे। इन्हें आपको जो है ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हो जाएगा बच्चों, वह लुप्त होने वाले कुछ 10 पशु पक्षियों के जो आपको नाम बताना है, जो लुप्त होने वाले। जैसे क्या हो जाएगा, एशियाई शेर हो जाएगा, एक सींग वाला गेंडा हो जाएगा, गुलाबी सिर वाली बत्तख हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, भारतीय चीता हो जाएगा, कस्तूरी मृग हो जाएगा, गंगा का डॉल्फिन हो जाएगा। उसके बाद गिद्ध हो गया, सौन चिड़ैया, काला हिरन, हिम तेंदुआ। ये क्या है, कुछ ऐसे पशु पक्षी के नाम है जो क्या हो सकते हैं भविष्य में, यानी कि इनका संरक्षण नहीं किया जाए तो वो खत्म हो जाएंगे, यानी कि विलुप्त हो जाएंगे। तो ध्यान रखना इन्हें हमें। उसके बाद जो हो जाएगा बच्चों, वन्य जीवों के ह्रास के कारण को बताना है। तो वन्य जीव का जो ह्रास है उसका सबसे बड़ा कारण क्या, प्राकृतिक आवास, यानी कि वनों को काटा जाना। उसके बाद जो है वन्य जीवों का संरक्षण जो है यानी कि उनका अवैध रूप से जो शिकार हो रहा है, ये क्या हो जाएगा, उनके ह्रास का कारण हो जाएगा। उसके बाद पर्यावरणीय प्रदूषण और जंगलों में क्या होना, आग लग जाना। नदी घाटी परियोजना के कारण भी क्या होते हैं, बहुत सारे वन क्षेत्र इनके जंगल डूब जाते हैं जल में, तो जिस कारण से भी वन्य जीवों का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। अभ्रक का हमें बताना है क्या उपयोग हो जाएगा। तो अभ्रक जो है ये एक प्रकार का विद्युत का क्या है, कुचालक हो जाएगा। इसलिए इसका उपयोग जो है इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे हो गया रेडियो, टेलीविज़न और इलेक्ट्रिक प्रेस आदि बनाने में क्या किया जाता है, इसका उपयोग
किया जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा बच्चों, मैग्नीज के उपयोग पर क्या डालना है? प्रकाश डालना है। इनके बताना मैग्नीज का मुख्य उपयोग क्या हो जाएगा? तो ये इस्पात को मजबूत बनाने में होता है। इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर, शुष्क बैटरी, पेंट बनाने में भी क्या किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है। खनिज की विशेषता बताना कि क्या हो जाएगा? यानी कि खनिज जो है प्राकृतिक रूप से क्या होता है? यह पाया जाता है। इसकी एक निश्चित क्या होती है? रासायनिक संरचनाएं होती है। खनिज अनवीकरणीय संसाधन होते हैं, यानी कि एक बार उपयोग किए तो वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। खनिजों का वितरण जो है पृथ्वी पर क्या है? असमान रूप से है, तो इन्हें हमें ध्यान रखना। अगला प्रश्न हो जाएगा, गोंडवाना समूह के कोयला क्षेत्र का नाम लिखना। कि भारत में जो है 98% कोयला कहाँ से? तो गोंडवाना समूह से प्राप्त हो रहा है। इसके कुछ क्षेत्र हो जाएंगे, जैसे झरिया हो गया, रानीगंज हो जाएगा, बोकारो हो गया, तो ये सभी क्या हो जाएंगे? इनके कुछ क्षेत्र हो जाएंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा बच्चों, सागर सम्राट क्या हमें बताना है? यानी कि सागर सम्राट क्या हो जाएगा? सागर सम्राट मुंबई हाई तेल क्षेत्र में स्थित एक विशाल जहाजनुमा मंच है जो समुद्र के नीचे से क्या कर रहा है? तेल निकालने का कार्य कर रहा है। तो ऐसा एक समुद्री मंच जो समुद्र के अंदर स्थित क्या, यानी कि तेल को, यानी कि पेट्रोलियम को निकालने का कार्य करता हो, वही क्या है? सागर सम्राट उसे हम कहते हैं। तो इन्हें ध्यान रखना कि इन्हीं 4 तेल शोधक कारखानों का क्या करना है? नाम लिखना है। तो क्या हो जाएगा? तो डिगबोई हो जाएगा जो असम में है, बरौनी हो जाएगा जो बिहार में है, उसके बाद जामनगर गुजरात में है, मथुरा और कहाँ हो जाएगा? ये उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। तो ये 4 तेल शोधक कारखाना है जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो हो जाएगा मोनाजाइट। मोनाजाइट एक महत्वपूर्ण खनिज है जो मुख्य रूप से केरल के तटीय बालू में पाया जाता है। इससे परमाणु ऊर्जा क्या होता है? यानी कि प्राप्त होता है, यानी कि थोरियम प्राप्त होता है। आगे देखते अगला प्रश्न मेरा है, ताप शक्ति क्यों समाप्य संसाधन? यानी कि ताप शक्ति जो है यह मुख्य रूप से कोयला और पेट्रोलियम से क्या होता है? प्राप्त होता है। क्योंकि ये क्या है? कोयला और पेट्रोलियम जो है वह सीमित संसाधन है, यानी कि ये एक प्रकार का अनवीकरणीय संसाधन है जो आने वाले भविष्य में क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जिसका दोबारा जो है यानी कि ना उपयोग कर सकते ना उन्हें प्राप्त कर सकते। इसलिए हम क्या कहते हैं? यानी कि ताप शक्ति जो है एक प्रकार का क्या हो जाएगा? यानी कि समाप्य संसाधन हो जाए, यानी कि ये क्या है? खत्म होने वाला संसाधन है। तो इस प्रकार से बच्चों हम देखते हैं आज का ये सेशन क्या हो गया है? समाप्त हो गया। और इसमें जितने भी प्रश्न कराए गए इससे एक भी बाहर जो है आपका कल के एग्जाम में नहीं आने वाला है। तो आपको क्या करना है? अच्छे से इन सारे प्रश्नों को देखकर जाना है और इस चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है और जो है एक अच्छा कमेंट करना है। जो शुरू में आपको प्रश्न दिया गया उन सभी को क्या करना है? 5 प्रश्नों को आपको क्या करना है? जवाब देना है। यदि आपका जो है मेरे द्वारा यह प्रयास अच्छा लगता है तो आप क्या करें? आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य दोस्तों को भी क्या करें? शेयर करें, ताकि उन्हें भी क्या हो? अच्छी बातें और ज्ञानवर्धक बातें उन्हें भी सुनने को मिले। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद क्लास।